प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के लाभ भाव की जानकारी देने वाला हूं। जन्म कुंडली का 11वां भाव जो हमारे जीवन में हमारे लाभ को, हमारी आय को दर्शाने का कार्य करता है। ये किस प्रकार आपके जीवन में महत्वपूर्ण है और किस प्रकार ये स्थिति आपके जीवन में बनाता है, आज इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। इससे आपको आपके जीवन में अगर धन की समस्या है तो उससे जुड़े हुए सूत्र मिलेंगे, उसके क्या उपाय होंगे, कुछ उस पर भी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ आपके लाभ भाव का स्वामी भी एक महत्वपूर्ण ग्रह होता है, ये आप समझ के चलिए। भले ही जन्म कुंडली में जो हमारे जितने भी ज्योतिष के प्रवर्तक ऋषि रहे हैं, जितने भी महानुभाव जितने भी रहे हैं, जिन्होंने ज्योतिष को हमारे लिए सहज बनाया है, उन्होंने सभी ने यही कहा है कि ये लाभ भाव जन्म कुंडली का प्रमुख भाव नहीं है। इसीलिए सभी कुंडली में जो लाभ भाव का स्वामी होता है वो ग्रह न केवल लग्नेश का शत्रु होता है, बल्कि वो ग्रह आपको जीवन में इसे अकारक ग्रह के रूप में उसे लेते हैं कि ये ग्रह अकारक है और ये अपना अच्छा प्रभाव नहीं देगा। बल्कि चर लग्नों में तो इसे बाधक ग्रह भी कहा जाता है, वो अलग विषय है, उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपका जो 11वें भाव का स्वामी है, सभी लग्न में अकारक ग्रह उसे माना गया है, तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि आज के समय पर जब हमें सबसे प्रमुख अगर जीवन की जो आवश्यकता है, जो एक जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो यह है कि व्यक्ति के पास धन की व्यवस्था अच्छी हो। जब धन होगा तो वह जीवन में सुख सुविधा सब अर्जित कर लेगा। तो इसीलिए आज की जो पहली मूलभूत आवश्यकता में से एक है वो धन का आगमन भी है, और यही 11वां भाव धन के आगमन को भी दर्शाता है। फिर प्रश्न आता है कि आखिर जो ज्योतिष के ऋषि रहे हैं, उन्होंने फिर इसे क्यों आखिर ऐसा भाव माना है, जिसे एक अकारक भाव के रूप में इसे क्यों लिया है। तो अगर जहां तक समझ में आता है, ये उनका मानना है कि अगर जीवन काल में आप देखेंगे तो जितनी भी परेशानियां हैं वो केवल और केवल धन के कारण ही उत्पन्न होती है। धन को लेकर के ही घर में झगड़ा है, भाई भाई में विवाद है, धन को लेकर के ही कई बार घर में पति पत्नी के संबंध खराब होते हैं, धन को लेकर के ही व्यक्ति अपने आप को भी हानि पहुंचाने से नहीं डरता, धन को लेकर ही व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटता। यानी अगर आप कहीं पर भी जाएंगे तो एक मूल पॉइंट आपके सामने आएगा कि धन को लेकर के ही आज के समय पर परेशानी है। जिसके पास धन है उसके पास वो धन बना रहे, और उसका जो मान सम्मान उस धन से बना है वो भी यथावत बना रहे, उसे वो बचाने की चिंता है। जिसके पास नहीं है उसे कमाने की चिंता है। तो यानी अगर आप देखेंगे तो सभी के जीवन में जो मुख्य एक समस्या का कारण बन रहा है वो धन बन रहा है। इसीलिए, और ये धन ही जो है ये व्यक्ति को उसके जो उसका मूल कर्तव्य है, उसका जो मूल स्वभाव है उससे अलग करता है। धन को ही व्यक्ति लोभ में, लालच में आकर के धन कमाने के ही चक्कर में गलत काम करता है, जिससे दूसरों का भी अहित करता है और स्वयं के लिए भी वो परेशानियां उत्पन्न करता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में इसे खराब माना गया है। और यूं भी आप जानते हैं कि ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको ये नहीं बताना कि कब धन आएगा, कितना धन आएगा और आप कितने अमीर होंगे। ज्योतिष का मूल उद्देश्य ये है कि आपको ये बताया जाए कि आप इस जीवन में किस किस तरह के कर्म करें, जिससे आपके पूर्व के कर्म जो है वो पूरे हो जाए, और साथ ही साथ आप ईश्वर के शरणागति को प्राप्त करें, ईश्वर के शरण में आप पहुंच जाए और इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। यह है मुख्य ज्योतिष का उद्देश्य। बाकी आज का जो कलयुग है इसमें इस तरह का कोई प्रश्न पूछता नहीं है। इसीलिए सबका फोकस जो है वो लाभ भाव पर आ गया है, उसे बलवान करने पर, उसका प्रभाव अच्छा लेने पर आ गया है। तो ठीक है, आज मैं आपको उसी के आधार पर कुछ सूत्र बता रहा हूं। बाकी ये आप अपनी कुंडली के अनुसार मिलाइए कितना प्रभाव आपको मिलता है। ये बात तो है कि लाभ भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो आपके जीवन में लाभ देने वाला बन जाएगा, तो इसीलिए लाभ के लिए प्रमुख ग्रह बन जाएंगे। इसीलिए वो नीच राशि में है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। उसका काम है धन देना, वो धन देगा आपको। बस ये है कि उच्च राशि में होगा तो वो ज्यादा मात्रा में दे पाएगा, या अपनी
खुशी खुशी कोई काम कर पाएगा। नीच राशि का ग्रह आपसे संघर्ष करवा के दे सकता है, आपको ज्यादा मेहनत करवा कर धन दे सकता है। ये बातें इसमें बदल जाएंगी। इसके अलावा अगर वहां आपने देखा शत्रु राशि में कोई ग्रह है, तो हो सकता है सही तरीका न हो उसका काम आपको धन दिलाने का, आपसे गलत काम करवाए पहले, तब जाके आपको धन दिलाने का काम करे। तो ये स्थिति कुंडली वाइज बदलती रहेगी। आप अपनी कुंडली में देखिए, आपकी कुंडली में जो लाभ भाव है वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है। जैसे सूर्य को यहाँ अति विशिष्ट कारक माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि सूर्य यहाँ होते हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं होने देते, बल्कि धन की प्राप्ति व्यक्ति को बड़ी मात्रा में करवाते हैं। इसके अलावा चंद्रमा हो तो धन में देखने को मिला कि उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है। इनकम का जो सोर्स है वो कई बार उतार चढ़ाव वाला हो, या एक जैसी मात्रा में कई बार धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके बाद मंगल जो है वो अच्छी मात्रा में धन दिलाता है। अपनी मेहनत से व्यक्ति अधिक मात्रा में एक से अधिक कार्य से धन कमा पाता है। बुध में एक से अधिक कार्य बुध में भी आते हैं। व्यक्ति मैनेजमेंट क्षमता का धनी होता है, इसलिए अधिक मात्रा में धन कमाने के लिए प्रयास भी करता रहता है। यहाँ पर अगर गुरु होंगे तो सात्विक कार्यों से, ईमानदारी से और अच्छे ही व्यक्ति अपनी जो कमाई है उसी को लेना चाहेगा। हाँ, अगर गुरु कमजोर है, नीच आदि राशि में है, तो प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। फिर ऐसे में धन को लेकर के चिंता भी हो सकती है। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में है तो गुरु आपको धन दिलाएंगे, अच्छी मात्रा में धन का प्रभाव देने का काम करेंगे। यहीं पर आपने देखा शुक्र विराजित है, तो शुक्र जो है ये भी धन देने वाले, बल्कि ये तो महाधनी योग का निर्माण करने वाले बन जाते हैं। ये अवश्य है कि शुक्र लाभ भाव में होंगे तो धन बचने नहीं देंगे, धन में कमी लेकर के आएंगे। इसके बाद अगर आपने देखा कि अगर आपके शनि यहां पर है तो शनि भी मेहनत करवाते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में, जो एक आप जानते हैं कि एक बंच में बड़ी मात्रा में धन आने का प्रभाव ये शनि निर्मित करते हैं, तो शनि का प्रभाव यहाँ अच्छा है। राहु केतु भी कोई खराब नहीं है। राहु भी व्यक्ति को अच्छा धनी बनाते हैं। लाभ भाव में होता है तो व्यक्ति एक से अधिक कार्यों को करता है, कई बार विदेश से भी लाभ होता है, तो राहु अच्छा होता है। केतु भी यहाँ भाग्यशाली व्यक्ति को बना देता है, और केतु के चलते भी व्यक्ति को बड़ी मात्रा में धन मिलता है। व्यक्ति की चाहते बड़ी होती है केतु के लाभ भाव में होने से, तो वो भी व्यक्ति को बड़ी मात्रा में धन दिला पाता है। तो इसलिए आप देख पाएंगे कि जब लाभ भाव में अच्छे ग्रह बैठे हो, मतलब कोई भी ग्रह बैठा हो, तो लाभ तो देता है, लाभ में कमी नहीं लाता। अब लेकिन सभी की कुंडली में तो नहीं बैठा होगा, हो सकता है बहुत सारे दर्शकों की कुंडली में नहीं हो, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है कि 12 भाव है, 9 ही ग्रह है। अब अलग अलग भी बैठे तो 9 ही भाव पूरे हो पाएंगे, 4 भाव तो खाली रहेंगे, और फिर तो ग्रहों की युति हो जाती है। कई बार 3-3, 4-4 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे में लाभ भाव में कोई ग्रह का बैठ पाना मुश्किल है। लेकिन आपको ये देखना है कि लाभ भाव का स्वामी स्वयं कहाँ बैठा है। लाभ भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में ही बैठा है तो ये भी महाधनी योग का निर्माण करता है, व्यक्ति को अच्छी मात्रा में धन देता है। लाभ भाव का स्वामी लग्न में है तो भी धन की प्राप्ति अच्छी करवाता है, और ये भी महाधनी योग का निर्माण करता है। लाभ भाव का स्वामी यदि आप देखते हैं दूसरे भाव में है तो धन के लिए इसे भी अच्छा माना गया है, ये भी महाधनी योग का प्रभाव देता है। लाभ भाव का स्वामी अगर कुंडली के दशम भाव में हो तो ये काम धेनु योग का निर्माण करता है, धन के लिए ये भी अच्छा होता है। लाभ भाव का स्वामी अगर कुंडली के आप देखते हैं कि नवम भाव में है तो भी धन के लिए अच्छा होता है। लाभ भाव में होगा तो वो तो है ही। लाभ भाव का स्वामी छठे में हो तो ये भी धन के लिए अच्छा होता है, व्यक्ति को धन अच्छा दिलाता है, इसे स्वास्थ्य के लिए खराब माना गया है। लाभ भाव का स्वामी पंचम या चतुर्थ इन 2 भावों में भी होगा तो लाभ के लिए अच्छा रहेगा, व्यक्ति से थोड़ी अधिक मेहनत करवा सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करे, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करे तो व्यक्ति को लाभ अवश्य से होता है। लाभ भाव का स्वामी सप्तम में हो तो व्यापार से या जीवन साथी के आगमन के बाद व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति अधिक होती है, व्यक्ति उसके बाद सफलता प्राप्त कर पाता है। यदि लाभ भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को छोटी छोटी यात्राएं करती रहनी चाहिए, छोटे छोटे परिवर्तन करते रहना चाहिए, उससे लाभ अधिक होता है। नहीं तो ऐसे व्यक्ति को लाभ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यही ऐसा हो कि तीसरे भाव का स्वामी लाभ में चले जाए तो भी यही स्थिति होती है कि व्यक्ति को लाभ कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा मेहनत अधिक बढ़ जाती है। बाकी अगर लाभ का स्वामी तीसरे में है और ऐसा व्यक्ति अपनी हॉबी से जुड़ जाए तो उसे लाभ अच्छा होता है। लाभ का स्वामी अगर आपने देखा कि अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव में होने पर व्यक्ति शेयर बाजार से या लॉटरी सट्टा ऐसे मार्गों से धन कमा सकता है, क्योंकि लाभ का स्वामी अष्टम में है। अगर अन्य ग्रह पंचमेश का प्रभाव अच्छा हो जाए वहां पर तो आप देख पाएंगे व्यक्ति को शेयर बाजार से लाभ भी होता है, ट्रेडिंग वगैरह के काम से व्यक्ति अच्छी मात्रा में धन बना पाता है। लाभ का स्वामी 12वें में हो तो ये खर्चीला प्रभाव देता है, धन आता तो है लेकिन खर्च की तैयारी करके आता है, तो खर्च लगातार होते रहता है ऐसे व्यक्ति का। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जब विशेषकर लाभ भाव का स्वामी तीसरे में हो, 10वें में अपने अष्टम में हो या फिर 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को
लाभ का प्रभाव अच्छा लेने के लिए छोटी छोटी यात्राएं करते रहना चाहिए। और विशेषकर अगर कोई धार्मिक ग्रंथ की बात करूं मैं, तो व्यक्ति को शिव महापुराण एक ग्रंथ आता है, उसमें एक एक दो दो पेज के आपको अध्याय मिलेंगे। किसी भी राइटर का, किसी पब्लिकेशन का बुला लीजिए और उसे आप ये कीजिए कि प्रतिदिन उसके एक दो अध्याय पढ़ना चालू कर दीजिए। इतना भर करने से आप देख पाएंगे कि जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये देखने को मिलेगा कि जो आपकी धन की स्थिति है उसमें बहुत हद तक मजबूती आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए आप ये काम कर सकते हैं। लाभ का स्वामी अगर आप देखते हैं कि कुंडली में कहीं पर भी एकदम मजबूत अवस्था में आ जाता है, तो ये भी लाभ के लिए अच्छा रहता है व्यक्ति को। मतलब मजबूत स्थिति मतलब भले त्रिक भावों में हो लेकिन उच्च राशि में हो गया, मित्र राशि में बलवान हो गया, या जिसकी राशि में बैठा है वो राशि स्वामी बलवान हो गया, तो ये सभी स्थिति लाभ भाव के स्वामी को बलवान करेंगी। और इन सब स्थिति का प्रभाव व्यक्ति को जीवन काल में बड़ी मात्रा में धन देने का काम करेगा और धन को लेकर के संतुष्ट बनाएगा। तो ये स्थिति लाभ भाव के स्वामी की है। इसमें एक और बात मैं आपको सूत्र के रूप में बता देता हूं कि लाभ भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली में आप ये देखते हैं कि लाभ भाव का जो स्वामी है, जो भी ग्रह बनता है वो अपने से जुड़ा रोग आपको अवश्य प्रदान करेगा। जो भी ग्रह लाभ भाव में बैठा है वो भी आपको अपने से जुड़ा रोग अवश्य प्रदान करेगा। जैसे चंद्रमा लाभ भाव में हो तो मौसमी बीमारियां या कई बार ब्लड आदि से जुड़े रोग, अगर मंगल खराब हो जाए तो चंद्रमा हो तो मौसमी बीमारियां, पेट से जुड़े रोग, इन्फेक्शन, एलर्जी, ऐसी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फिर बुध होगा तो स्किन से जुड़ी, केतु होगा तो स्किन से जुड़ी ये समस्याएं आप देख पाएंगे जो व्यक्ति को अवश्य से होती है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि अगर जन्म कुंडली में आपके लाभ भाव का स्वामी जो ग्रह बनता है उसे भी जोड़ लीजिए। शनि हुआ तो घुटनों में, कमर में, पीठ में दर्द, ये समस्या व्यक्ति के सामने आ जाएंगी। सूर्य होगा तो हड्डियों में समस्या आएंगी, आंखों में समस्या आएंगी, मस्तिष्क में समस्या आएंगी, ये बात आप देख पाएंगे। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए किस तरह का ग्रह आपके लाभ भाव का स्वामी है। ये क्यों होता है? क्योंकि लाभ भाव जो है कुंडली का, ये छठे भाव से छठा होता है, 12वें भाव से 12वां होता है, तो इसमें रोग का पूरा प्रभाव है। 11वें भाव का स्वामी बड़ी मात्रा में रोग देता देखा गया है, तो अपनी दशा आदि में धन के साथ में रोग लाभ भाव का स्वामी प्रदान करता है। तो जहां होगा उस अंग से जुड़ा, जो राशि होगी उस राशि से जुड़ा रोग प्रदान अवश्य कर सकता है। बाकी लाभ भाव आपके सोशल सर्कल का है। अगर लाभ भाव आपको बलवान करना है तो अपने आसपास के लोगों में सोशली आप एक्टिव रहे, लोगों से घुलते मिलते रहे, आपका लाभ भाव भी एक्टिव रहेगा, आपको प्रभाव भी अच्छा मिलेगा। जो लोग अपने साथ में एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप के रूप में रहते हैं, उनका भी लाभ भाव एक्टिव रहता है, उन्हें भी लाभ की प्राप्ति अच्छी होती है। तो ऐसे कुछ कार्य लाभ भाव को बलवान करते हैं। बाकी आप अपनी कुंडली में देखिए लाभ भाव का स्वामी कहाँ है। लाभ भाव के स्वामी की स्थिति को नवमांश में आप चेक कर सकते हैं, होरा चार्ट में आप चेक कर सकते हैं कि लाभ भाव का स्वामी कहाँ जा रहा है, उसका प्रभाव कैसा आ रहा है। तो ये आपको और लाभ भाव को समझने में आसानी प्रदान करेगा और आप उससे अवश्य देख पाएंगे। हालांकि इसकी चिंता ना करें, जब मैं आपको ये श्रृंखला 12वें भाव की पूरी होंगी उसके बाद में आपको लाभ भाव का स्वामी या कोई भी भाव का आपको प्रभाव देखना है कि उसका प्रभाव शुभ मिलेगा अशुभ मिलेगा, वो कैसे चेक करना है उसकी एक विधि बताने वाला हूं। बहुत सटीक विधि है, आप उसे मिलाकर देखिएगा, उससे आपको सटीक प्रभाव प्राप्त होगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।